आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्रीमती मंगला धोटे, वाइफ ऑफ हेमंत धोटे। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के छिंदवाड़ा में ही नरसिंहपुर रोड पर गणेश कॉलोनी में निवास करती हूँ तथा मैं एक शिक्षिका हूँ। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के मोखेड़ ब्लॉक के ग्राम जाम में शासकीय प्राथमिक कन्याशाला जाम में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं और मैंने बचपन से ही अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद ही हमें मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है और ईश्वर हमें मनुष्य के रूप में इस धरती पर क्यों अवतरित करता है, उसके पीछे उसका भी कुछ उद्देश्य ही है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ईश्वर हमें मानव रूपी जीवन प्रदान करता है। शायद ईश्वर का उद्देश्य मुझे इस धरती पर अवतरित करने का यही एक मात्र उद्देश्य मुझे समझ में आया कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जन जागृति फैलाऊँ, शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश की भावी पीढ़ी को उत्तम शिक्षा प्रदान कर उनके सर्वांगीण गुणों का विकास कर, उन्हें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन, उनके सभी गुणों का विकास कर अपने देश के राष्ट्रीय निर्माण में, देश की प्रगति में, देश की उन्नति में उन्हें तैयार करूं। अब जैसा कि देखा जाए मेरे जन्म से लेकर अभी तक मैं शिक्षिका कैसे बनी, तो जन्म से लेकर अभी तक का मैं अपना जीवन वृत्तांत यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो सर्वप्रथम मैं अपने जन्म के बारे में बताना चाहूँगी। मेरा जन्म ग्राम जाम में हुआ और वो एक ग्रामीण क्षेत्र है। सबसे पहले मैं अपने जन्म के पश्चात की लगभग 1 या 1.5 साल की मेरी एज रही होगी, उस समय की एक घटना का वर्णन करना चाहूँगी, जिस घटना से मैं काफ़ी प्रेरित हुई। मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली उस घटना से। घटना यह थी कि मैं जब बचपन में मेरी माँ मुझे प्रतिदिन रात को सोते समय 1 गिलास दूध दिया करती थी। तब मात्र मैं अकेली ही संतान थी और उनकी पहली संतान थी। और पहली संतान होने के नाते मुझे अपने मम्मी पापा का सबसे अधिक, हम 4 भाई बहन हैं, चारों भाई बहनों में सबसे अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त हुआ। मेरे मम्मी पापा मुझे प्रतिदिन रात को सोने के पहले पूरा 1 गिलास भर दूध पीने के लिए दिया करते थे। उसके पश्चात मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। अब छोटी बहन का जन्म हुआ तो उसमें दूध में बंटवारा हुआ। अब कभी कभी ऐसा होता था कि घर में दूध की कमी रहती थी, तो मम्मी पापा मुझे, बहन को आधा दूध, मुझे आधा दूध देते थे। लेकिन मेरी जिद, और उसे जिद ही कहना चाहिए या मेरा बाल हट कहना चाहिए, कि मुझे छोटी बहन को मम्मी गिलास में दूध देती थी और मुझे भी, लेकिन मेरे गिलास में 1 इंच या थोड़ा सा भी दूध कम होने पर मैं गिलास बाहर फेंक देती थी। तो ये सब घटना जब मैं बड़ी हुई तब मुझे मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि बेटा तुम ऐसा करती थी, लेकिन उसके विपरीत तुम्हारी छोटी बहन उस दूध को बिना कुछ कहे या बिना कुछ जिद किए उस दूध को पी जाती थी। लेकिन तुम्हारी इस जिद की वजह से हमें कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती थी कि हमें रात में ही किसी के यहाँ जाके दूध लाना पड़ता था। जब मैंने ये घटना के बारे में सुना तो मुझे अपने आप में इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, इतना मुझे ग्लानि हुई, इतना दुख हुआ कि उस समय हो सकता है कि उस समय मेरे मम्मी पापा की परिस्थिति ना रही हो कि उतना दूध हम दोनों के लिए अरेंज कर सके। तो इससे मुझे यही प्रेरणा मिली कि हमें अपने मम्मी पापा की परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनकी परिस्थिति, उनकी कंडीशन को देखते हुए किसी भी कार्य को करने के लिए किसी प्रकार की जिद नहीं करना चाहिए। और मैं अपने देश की इस भावी पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटा, अपने माता पिता होते हैं वो भगवान से भी ऊपर होते हैं, उनका दर्जा हमारे जीवन में ईश्वर से भी ऊपर होता है। इसलिए उनकी परिस्थिति को देखते हुए ही अपने किसी भी कार्य को करना चाहिए या किसी प्रकार की जिद या हट नहीं करना चाहिए। ये जिद हट हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बाधित होती है। इसके पश्चात फिर मेरा प्राथमिक शिक्षा हेतु शाला में प्रवेश करवाया गया। शाला में प्रवेश करवाए जाने पर वहाँ पर मुझे 2 शिक्षिकाएँ बहुत ही मधुर भाषी, मधुर व्यवहार वाली प्राप्त हुई, जिनका नाम था, एक मैडम का नाम था श्रीमती सावित्री पांडे और दूसरी शिक्षिका का नाम था श्रीमती गीता भारती। और गीता भारती ने मुझे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक का शिक्षण कार्य करवाया।
वो शिक्षिका के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी कि वो शिक्षिका अपने मतलब परिवार में थोड़ी बहुत परेशान भी रहती थी। पता नहीं उनमें मुझे कौन से गुण दिखाई दिए और क्या नहीं, तो वो मुझे अपनी, मैं तो सिर्फ उस समय ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 साल की मतलब छोटी बालिका रही होंगी, फिर भी वो अपने परिवार की परेशानियाँ मुझसे शेयर करती थी। जबकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था, उसके बाद भी वो मुझे अपना दुख बताती थी। उसके पश्चात प्राइमरी स्तर पे सभी शालाओं में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। वो एक खुशी का पल था जो मैंने अपने मम्मी पापा को दी उस खेल महोत्सव के रूप में। उसमें ये होता था कि मतलब एक शाला के बच्चे दूसरे गांव की शाला के बच्चों से प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। ऐसा फिर वहाँ से चयनित होने पर दूसरी शालाओं से, वहाँ से चयनित होने पर दूसरी शालाओं से, ऐसा करके लास्ट स्टेज आती थी विकासखंड स्तर पर। तो मुझे भी खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि थी और सबसे ज़्यादा रुचि थी मुझे सुई धागा दौड़ और कुर्सी दौड़ में, जिसमें बहुत ज़्यादा एकाग्रचित और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। तो मैंने चेयर रेस में भाग लिया। मैं कंटिन्यू 10-15 स्कूलों से बच्चों से मतलब प्रतियोगिता में जीत कर विकासखंड स्तर पर पहुंची। और उसी समय उसी सत्र में मेरे पापा उस ग्राम के सरपंच बने। और विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिताएं अक्सर करके हमारा ब्लॉक पड़ता है मोखेड़, वहाँ हुआ करती थी। लेकिन मेरे पापा के प्रयासों से उस वर्ष ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता ग्राम जाम में संपन्न हुई और मैं विकासखंड स्तर के लिए कुर्सी दौड़ के लिए चयनित हुई थी। उस खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ कि जब खेल प्रारंभ हुआ तो लास्ट में मात्र हम 2 लड़कियां बचे थे। एक लड़की मुझे याद नहीं आ रहा कि वो किस ग्राम की थी। उनके शिक्षक ने वहाँ पे चीटिंग की। जब जैसे ही मतलब साउंड बंद हुआ माइक का, मुझे उठा के उस बच्ची को उस चेयर पे बैठा दिया। लेकिन कई लोगों ने इस बात को जज किया। फिर से हम दोनों के बीच रेस चालू हुई तो मैं फर्स्ट आई। और मतलब वहाँ पे हमारे यहाँ कन्याशाला अलग है और एक बालकशाला अलग है, मतलब लड़कों का स्कूल अलग है और लड़कियों का स्कूल है। लेकिन वहाँ लड़कों की स्कूल के जो सर थे वो एकदम खुशी से दौड़ते हुए आए और मुझे अपनी गोद में उठाया और अपने कंधे पे बैठाल कर नाचने लगे। और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि सरपंच साहब, आपके प्रयासों से पहली बार अपने यहाँ ग्राम जाम में विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई और आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया। ये विकासखंड स्तर पर भी अव्वल नंबर पर आई। और फिर वहाँ मुझे कई इनाम प्राप्त हुए। लेकिन सबसे मुख्य मतलब मुझे जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो था एक स्टील की बड़ी प्लेट और एक स्टील का बड़ा चम्मच। वो स्टील की प्लेट और वो चम्मच मेरी माँ आज भी संभाल के रखी हुई है। जब भी वो कबर्ड में से बर्तन निकालती है तब उसे याद आता है कि ये मेरी मंगला ने सबसे पहली बार कुर्सी दौड़ में जीतकर ये मतलब पुरस्कार घर पे लेके आई थी। तो आज भी वो मेरे पुरस्कार को सहेज के रखी हुई है। ये मेरी माँ के प्रति मेरा प्रेम ही है और मेरे पिता के भी प्रति मेरा काफ़ी प्रेम रहा। उसके पश्चात क्या हुआ, ये क्लास 2 की बात थी। क्लास 3 में मेरे बड़े फादर, उनकी 2 बेटियां थी और हमारे गाँव में क्या होता था, लड़कियां 9th 10th पास हुई कि बस उसके पश्चात उनकी शादियां कर दी जाती थी। तो हमारे यहाँ जो बड़ी दीदी लोग थी, बड़े पापा ने भी सोचा कि अब इन दोनों का 10th हो गया है तो अब इन दोनों की शादियाँ कर देनी चाहिए। उन लोग के लिए अच्छे रिश्ते आए, दोनों की शादियाँ सेट हो गई। शादियाँ सेट हो जाने के पश्चात शादियों की डेट भी निकल आई। शादियों की डेट निकल आने के बाद शादी के मात्र 2 दिन पहले ग्राम के कुछ लोगों ने शिकायत कर दी कि दोनों बच्चियाँ नाबालिग हैं और उनकी शादियाँ की जा रही है। शादी के 2 दिन पहले हमारे यहाँ पुलिस आ गई। पुलिस का आना हुआ और उन्होंने कार्रवाई की कि ये शादी नहीं हो सकती। तो शादियाँ वो उस समय रोकनी पड़ी। लेकिन उससे फिर वो एक प्रकार से मतलब एक गलत ही था कि मतलब लड़कियां बालिग नहीं थी और उनकी शादियां की जा रही। लेकिन उस समय यही प्रथा चल ही रही थी सभी ग्रामों में, हमारे ग्राम में नहीं सभी ग्रामों में, कि लड़कियां ज़्यादा 16 साल की हुई और उसके बाद उनकी मैरिज कर दी जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ जब ये 2 दीदी लोगों की शादियाँ रुकी तो एक दीदी, जो बड़ी दीदी की 1 साल बाद हुई, छोटी दीदी की 2 साल बाद हुई। जब मैं 3rd में थी तब दोनों की शादियाँ सेट हुई थी। 4th में आई तब बड़ी दीदी की शादी हुई, 5th में आई तब छोटी दीदी की शादी हुई।
पर ये शादी की रुकावट की वजह से हम जो बाद में जो चाचा की 2 बेटियां थी, बड़े पापा की 3 बेटे थे और हम 2 बहनें थे, हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग 18 साल के नहीं 20 साल के होने के बाद हम लोगों की मैरिज करवाई गई, जिससे हमको एजुकेशन में फ़ायदा मिला और भी कुछ करने में, मतलब कुछ सीखना था। हमारे चाचा की बेटी ने भी जबलपुर जाके पीएमटी किया, भोपाल में जाके किया, आज वो नागपुर में लाइब्रेरियन है। तो इस तरीके से मतलब उस शिकायत का हम बहनों को काफ़ी फ़ायदा मिला। तो ये यात्रा है मेरी प्राथमिक लेवल पे जो शिक्षा ग्रहण करते कक्षा 1 से 5 तक की। उसके पश्चात जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए तो कक्षा 1 से 5 तक मैंने हमेशा क्लास में प्रथम स्थान ही प्राप्त किया, मतलब फर्स्ट रैंक पर ही आई। और मेरे शिक्षक भी मुझ पर, दोनों जो मैडम थी वो काफ़ी गर्व करती थी। उसके पश्चात मेरा माध्यमिक स्तर में प्रवेश हुआ कक्षा 6वीं में। मेरे टीचर थे बाबूलाल सनरकर, जो कि संस्कृत पढ़ाया करते थे। कक्षा 6 की बात है ये। तो वो हमें प्रतिदिन कारक रचना याद करने के लिए दिया करते थे। तो हमें वो कारक रचना मतलब पूरी सप्ताह भर याद करनी पड़ती थी और सैटरडे के सैटरडे वो हमें वो पूछा करते थे। हमेशा हर सैटरडे के सैटरडे वो हमें जब पूछते थे तो मात्र 2 या 3 बच्चे ही क्लास के अंदर बैठे रह पाते थे, बाकी सब बाहर, क्योंकि किसी को याद ही नहीं हो पाती थी, संस्कृत कठिन पड़ती थी। उसके पश्चात एक सैटरडे ऐसा आया कि सर ने लगभग 3 कारक रचना हमें याद करने की थी। मात्र मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने कि कारक रचना पूरी याद करके गई, और क्लास में मात्र मैं अकेली ही बैठी हुई थी, पूरे बच्चे क्लास के बाहर घुटनों के बल ज़मीन पर। फिर सब वो जो टीचर थे हमारे, उन्होंने सभी बच्चों को आधे घंटे पश्चात अंदर बुलाया और एक श्यामपट पर एक नोट लिखा। उस नोट में कुछ हमारी कमियां लिखी थी कि हम हमारे टीचर का कहना नहीं मानते, जो हमें गृह कार्य दिया जाता है हम प्रतिदिन पूर्ण करके नहीं ले जाते, काफ़ी ऐसी बातें लिखी हुई थी। तो अब मैं तो कारक रचना याद करके जा चुकी थी और बताया भी मैंने, पर उसके बाद भी उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये तुमको भी लिख के लेके जाना है। मैंने लिख के घर ले गई, अपने पेरेंट्स को दिखाई। उसमें पेरेंट्स से पढ़वा कर उसमें अपने मम्मी पापा के हस्ताक्षर करवा के लाना था। जैसे ही मैंने अपने पापा को वो नोट दिखाया तो बोले ये सब क्या है। तो मैं बोली पापा मैंने तो सब बताया, लेकिन उसके बाद भी सर ने मुझे ये नोट लिख कर आपके पास भेजा है। पापा, छुट्टी का समय ही था, 4:30 बजे थे, छुट्टी हुई, वो टीचर बाहर निकले स्कूल के गेट के, पापा तुरंत उनके पास गए। उनसे पूछते हैं सर ये क्या है, ये नोट ऐसा क्यों आया मेरी बेटी का। तो उन्होंने बताया कि मैंने प्रतिदिन बच्चों को मैं कुछ होमवर्क देता हूँ और सैटरडे के सैटरडे उस होमवर्क की मैं जांच करता हूँ। आपकी बेटी ने तो करके बताया, लेकिन मुझ में वहाँ पे कुछ अपने आप में थोड़ी सी कमी महसूस हुई कि शायद मुझ में अहम की भावना आने लगी थी, क्योंकि प्रति सैटरडे को मात्र मैं या एक या मुश्किल से 2 बच्चे क्लास के अंदर रहते थे। तो सर ने कहा कि कहीं मेरी ये जो मतलब सबसे मतलब चहेती जो छात्रा है, ये मतलब इसमें कभी कोई कमियां नहीं है, पढ़ाई में भी अव्वल है, पर मैं नहीं चाहता कि इस बच्ची के मन में ये भावना आए कि मुझे सब आता है, मैं सब कर सकती हूँ, और ऐसी भावना उसके मन में अगर घर कर गई तो शायद ये पिछड़ जाए। तो इसमें घमंड की भावना, अहम की भावना ना भरे, इसलिए भी मैंने इसे ये नोट लिखकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो बस उससे भी मुझे ये शिक्षा मिली कि सर सही कह रहे थे कि हमें कभी भी किसी भी बात का, हमें अगर मान लो कुछ आता है तो हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इन सब बातों का करना की चाहिए कि जिससे हम किसी का उत्थान करें, किसी के लिए अच्छे प्रयास करें, ना कि इन सब चीज़ों के लिए उसे नहीं आता मुझे आता है। ये एक गलत धारणा बन जाती है हमारे लिए, और यही हमारे फ्यूचर के निर्माण में बाधित होती है। इसके पश्चात क्या हुआ कि उसी समय मेरे पापा सरपंच थे। वो एक बहुत ही मतलब सुंदर घटना कहना चाहिए, जिसका मतलब जिसके कारण हमारे गांव का काफ़ी सुधार हुआ। पापा, हमारे गांव में क्या होता था कि शाम हुई कि जो पुरुष लोग थे काफ़ी शराब पीकर आके बहुत हुड़दंग मचाया करते थे। महिलाएं इतना परेशान होती थी, कई महिलाओं के पति उन्हें मार पीट के घर के बाहर रात भर बेचारी घर के बाहर रहती थी। तो मेरे फादर ने सोचा कि ऐसा कब तक चलते रहेगा, तो उन्होंने कुछ महिलाओं को, मतलब जो जिनमें हिम्मत और साहस था, उन महिलाओं को बुलाया। बोले क्या तुम लोग मेरा साथ दोगी।
तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो खुद त्रस्त हैं, हम तो आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अपने गांव से ही शराब की जो आदत है पुरुषों में, इस आदत को कम किया जाए या शराबबंदी पर कुछ ना कुछ प्रयास किए जाए। तो पापा ने पहले 4 महिलाएं आई, धीरे धीरे उसमें महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। फिर उसके पश्चात रात में मशाल रैली निकलने लगी महिलाओं की। उसमें कुछ पुरुष भी थे जो उनका साथ दे रहे थे, जैसे मेरे पापा और भी ग्रामीण लोग थे। और उसमें क्या होता था, जब रैली निकलती थी तो जो महिलाएं उसमें जो भाग ले रही थी, जिनके हस्बैंड लोग मतलब काफ़ी शराब सेवन कर उनको परेशान करते थे, वो आके रैली में आकर उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करते थे। तो पापा ने, और हम उस समय बहुत छोटे थे, ज़्यादा 9 या 10 साल की एज रही होगी, 10-11 साल की। तो पापा ने हमें कहा, हम लोग भी उस रैली में जाते थे क्योंकि हमको भी बहुत मज़ा आता था उसमें घूमने में पूरे गांव में। तो पापा ने हमें कहा कि बेटा अब इसके बाद में किसी के भी हस्बैंड मतलब पति आते हैं और उनको वहाँ परेशान करते हैं, तो तुम लोग का एक ही काम होगा, पीछे से जाके तुमको सेफ्टी पिन से उनको सेफ्टी पिन चुभोना है। तो हम लोग घूमते थे और हुआ सही में ऐसा कि एक महिला के पति आए और उन्होंने उसको खींचकर वहीं पे मतलब उसके साथ हाथापाई करना चालू किया। मैं और मेरी फ्रेंड हम गए और उनको पीछे से इतनी सेफ्टी पिन चुभे, वो इतना परेशान हो गया। दोबारा से फिर उसके बाद जो प्रतिदिन रैलियाँ निकलती थी उसमें वो आदमी कोई भी मतलब जो भी शराब पीकर जो अपने पत्नियों को परेशान करते थे, कोई पति मतलब उस रैली में आने की हिम्मत नहीं करने लगे। और धीरे धीरे हमारे गांव से शराब की जो आदत थी लोगों की, वो धीरे धीरे कम होने लगी और आज हमारा गांव शराब से काफ़ी हद तक मुक्त है और हमारे गांव की जो महिलाएं हैं काफ़ी शांतिप्रिय जीवन व्यतीत कर रही है। तो उनके इन प्रयासों से हमारे ग्राम में शराब बंदी पर रोक लगाया गया, मतलब काफ़ी हद तक उस चीज़ से हमारा गांव मुक्त हुआ। इसके साथ साथ में ही हमारे ग्राम में ना तो पहले बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, और स्कूल भी सिर्फ हाई स्कूल तक था, और ना सड़कें थी, ना नालियाँ थी। सब मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ ग्राम था। लेकिन उनके प्रयासों से धीरे धीरे हमारे गांव में बिजली की भी व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई, सड़कों की व्यवस्था हुई, नालियों का निर्माण हुआ। काफ़ी हद तक उस गांव को उन्हें विकसित कर दिया। पर जब पानी की बात आती थी तो गाँवों में जब नल योजना से पानी दिया जाता था तो हम भी अपने घरों में जब बिजली कनेक्शन लेते हैं या नल कनेक्शन लेते हैं तो उसका बिल हमें भुगतान करना ही पड़ता था। लेकिन गांव के लोग वो बिल भुगतान के लिए पैसे नहीं दे पाते, देना ही नहीं चाहते थे। करेंगे, शासन के पास फंड आता है, शासन से ही खुद करेंगे, मतलब जो सरपंच महोदय वो खुद करेंगे। तो ऐसा करके कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 या 2 दिनों के लिए गाँव में नल देना बंद कर दिया जाता था। लेकिन उससे भी गाँवों के लोगों में मतलब उतनी ये नहीं आती थी। वो आते थे हमारे घर पे, मतलब मेरे पापा सरपंच थे तो घर पे आते थे कि हमें पानी चाहिए। घर पे कुआं था, लेकिन पापा उससे ही गाँव के लोगों को पानी भी सप्लाई करते थे। लेकिन उन्हें लगा कि ऐसा कब तक चलते रहेगा, इसके लिए मैं क्या करूं, मतलब कहाँ तक शासन के फंड से, मतलब इतना फंड तो आता नहीं कि बिजली का भुगतान किया जाए या नल कनेक्शन दिया जाए। तो उन्होंने उसका भी एक तरीका निकाले। जब महिलाएं घर पे हमारे कुएं पे जब पानी भरने आती थी, एक साथ 4-5 गुंडी लेके आती थी। एक गुंडी तो उनको भरने दिया जाता था, बाद में जो 4-5 गुंडी वो छोड़ के जाती थी उनको हमारे जरिए उसे छुपाया जाता था। हम लोग उसे छुपा देते थे ताकि उन्हें वो गुंडियाँ तभी वापस मिलती थी जब वो नल कनेक्शन का भुगतान कर देते थे। ऐसा करते करते लोगों में फिर जागरूकता आने लगी कि नहीं, उन्हें बताया गया कि शासन की क्या क्या योजनाएं होते हैं, कितना फंड किसके लिए आता है। इस तरह से हमारा गांव जागरूक हुआ और आज इतना मतलब सक्षम हो चुका है हमारा गांव हर चीज़ में कि मतलब कहीं से कहीं तक किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये सब बातें मेरे 6th तक अध्ययन किया उस समय की थी। उसके पश्चात मैं 7th 8th में आई। 8th की बात लूँ तो उस समय 8th क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों का कंबाइंड स्कूल लगता था। बाकी प्राइमरी स्तर तक तो लड़कों और लड़कियों का स्कूल अलग अलग है, लेकिन मिडिल माध्यमिक स्तर से वहाँ पे माध्यमिक से लेकर हायर सेकेंडरी तक, आज वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल की भी मान्यता प्राप्त हो गई है और हायर सेकेंडरी स्कूल का भी संचालन होता है। तो 8th क्लास में करीबन हम 70 बच्चे करीब थे, लड़के लड़कियाँ मिला के, और बोर्ड एग्ज़ाम होते थे उस समय।
तो उस बोर्ड एग्ज़ाम में मात्र जब एग्ज़ाम और रिजल्ट आया तो मात्र हम 2 लड़के और 9 लड़के पास हुए थे, बाकी सारे लड़के फेल। बस सप्लीमेंट 2 लड़कियां और 3 लड़के, बाकी 7 लड़कों को सप्लीमेंट्री आई थी बस। तो उसमें भी टीचरों को काफ़ी गर्व हुआ उस समय भी कि नहीं, ये छात्रा मतलब काफ़ी आगे तक जाएगी। इसे मतलब पापा को भी उन्होंने समझाइश दिए कि इन्हें आपको बहुत आगे तक पढ़ाना है, इसका शिक्षण कार्य कभी रोकना नहीं है। तो ऐसा करते करते फिर मैं हाई स्कूल में आई, 9th में एडमिशन लिया। 9th में मात्र हम 11 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 9 लड़के। उसके पश्चात 9th पास किया मैंने। उसके बाद 10th में आई। 10th में आने के पश्चात भी 10th में भी मेरा फर्स्ट ही रैंक लगी। मतलब शुरू से लेके प्राथमिक स्तर से लेके मेरा हाई स्कूल तक का क्लास में फर्स्ट रैंक ही आती आई। उसके पश्चात में क्या हुआ, 10th में भी मेरा पहला स्थान मैंने प्राप्त किया। फिर उसके बाद में जब 11th और 12th की जब बारी आई तो हमारे ग्राम में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। उसके लिए हमें गांव से 3 किलोमीटर दूर उमरा नाला में अध्ययन करने हेतु जाना पड़ता था। अब उसके पहले भी मात्र 2-4 लड़कियों ने 11th-12th किया था, वो भी प्राइवेट। अब जब हम लोग का एडमिशन की बारी आई शाला में प्रवेश दिलाने के लिए उमरा नाला में, तो काफ़ी लोगों ने पापा को भी रोके कि 10th तक की तो पढ़ाई बहुत हो गई है, अब क्या करते हो पढ़ा के। लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, मेरी बच्ची में वो गुण है, उसे तो मैं प्रवेश दिलाऊंगा उमरा नाला में, और वहाँ वो अपना शिक्षण कार्य करने के पश्चात जो भी वो करना चाहे वो करेगी। काफ़ी लोगों ने विरोध भी किया। उसके बाद भी पापा ने किसी की नहीं मानी और उसके पश्चात मेरा उमरा नाला में प्रवेश हुआ। प्रवेश होने के बाद में वो हमारा जो एक प्रकार से देखा जाए तो वो ऐसा पहला बैच था जिसके बाद से हमारे गांव से बाहर पढ़ने के लिए निकलने लगी। इसके पहले हमारे यहाँ लड़कियां उतना बाहर मतलब एजुकेशन के लिए नहीं निकल पाती थी। मेरे बैच के पश्चात में कंटिन्यू फिर प्रति वर्ष लड़कियां उमरा नाला अध्ययन करने के लिए जाने लगी। और अब आज की कंडीशन ऐसी है कि लड़कियां अब छिंदवाड़ा तक भी कॉलेज के लिए और भी दूसरे मतलब डिग्रियों के लिए, दूसरे कार्यों को सीखने के लिए छिंदवाड़ा तक आने लगी है। अब 12th का रिजल्ट आया। 12th में मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मार्क लेके आए। तो पापा मम्मी को भी काफ़ी खुशी हुई कि बच्ची ने शुरू से लेके अभी तक कभी हमें हताश नहीं किया और हमेशा फर्स्ट रैंक पर ही आई। उसी समय क्या हुआ कि टीचरशिप की भर्ती निकली। मैं 12th पास ही किया था, जुलाई में भर्ती निकली, लेकिन जुलाई में मैं 18 वर्ष की नहीं हो पाई थी, इस वजह से मेरा फॉर्म नहीं डाला गया। सेकेंड बार में फिर भर्ती निकली 3 माह बाद में। तो उस फॉर्म की डेट ऐसी थी कि जो आवेदन करता है वो 30 सितंबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मैं अपने आप को बहुत ही धनी मानती हूँ। ईश्वर का मुझे वरदान है या मैं शायद ईश्वर का मुझे आशीर्वाद था कि मैं 29 सितंबर यानी 29 तारीख को 18 वर्ष पूर्ण किए। 30 सितंबर लास्ट डेट थी। 30 सितंबर को मैंने फॉर्म डाला। वो भी मेरे चाचा ने डाला, मुझे तो उतनी ये थी ही नहीं उस समय कि मुझे जॉब करना है। चाचा ने मेरा फॉर्म डाला और उसी में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो मैं गांव की पहली लड़की हूँ, उस ग्राम की मैं पहली लड़की हूँ कि जिसने 18 साल एक दिन पे मेरी जॉब लगी। मतलब ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं होगा कि जिसकी 18 साल एक दिन में नौकरी लगी हो। तो जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया तो मुझे जब ज्वाइन करने ले जाया जा रहा था, मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं जॉब करूं, बिल्कुल इच्छा नहीं थी मेरी जॉब करने की। पर उस दिन जब ज्वाइन करने के लिए जाना था, उस दिन मैं खूब रोई। वो दिन जब याद करती तो आज मुझे लगता है कि पता नहीं उस समय मुझे अक्ल नहीं थी या मैं क्या सोच के आगे बढ़ना चाह रही थी कि मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं जा रही थी। शाम को लगभग 4 बजे लास्ट टाइम पे मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती, चाचा ने और पापा ने लेके गए और वहाँ ज्वाइन करवाए। वो जिस ग्राम में मैंने ज्वाइन किया वो ग्राम हमारे गांव से लगभग 7 किलोमीटर दूर था। उस गांव का नाम था चारगांव। उस ग्राम में भी मैंने करीबन 2 वर्ष काम किया। लेकिन वहाँ पर भी मुझे मतलब जब वहाँ 2 साल में पढ़ाने गई, वहाँ पे मुझे काफ़ी समस्याएं हुई। डेली कच्चा रोड, डेली जाना डेली आना, और ऊपर से फिर मैं एक लड़की ही थी। और उसके पश्चात में वहाँ क्या होता था कि वहाँ पे एक गांव में एक ग्राम पटेल थे। वहाँ पे जो टीचर पहले से ही पदस्थ थे, वो जो ग्राम पटेल था वो आके हमेशा उनके ऊपर दोष जमाया करता था और वो लोग भी उसकी हाँ हुजूरी करके आइए
बैठिए, ऐसा वैसा, मतलब काफ़ी उसकी ये करते थे। मतलब एक प्रकार से वो अपना दबाव या प्रेशर टीचरों पे बनाना चाहता था। मैं जब मेरा अपने में 2-3 माह देखा वहाँ पे कि ये सब यहाँ क्या चल रहा है, हाँ, तो मैंने अपने पापा को बताया। तो पापा ने मुझे यही कहा कि बेटा अब तुम घर के बाहर निकल चुकी हो, सारी समस्याओं को फेस करना तुम्हें ही करना है। मतलब तुम्हें वहाँ हम नहीं आएंगे कि अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो वहाँ तुम्हारी मदद के लिए हम नहीं दौड़ेंगे। तुम्हें हर समस्याओं को फेस करना आना चाहिए। अब तुम्हें ये कैसे करना है और कैसे किन तरीक़ों से तुम करोगी, अब ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। मैं दूसरे दिन स्कूल गई, अनायास उस दिन क्या हुआ, उसकी वाइफ स्कूल में आई और वो मुझे कहती है कि मैडम जी आप क्या पढ़ाते हो? मैं बोली क्यों, क्या पढ़ाते हूँ? मैंने बोली मेरे पास जो कक्षा है वो उन्हीं को मैं पढ़ाती हूँ। नहीं, आपको मेरे बच्चे को अलग से पढ़ाना है। मैं आपको 10 रुपये डेली का ज़्यादा दूंगी, पर आपको मेरे बच्चे को अलग से पढ़ाना है। मैंने उनसे उनकी बातें सुनी, पहले उन्हें नम्रता से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैंने बोली मैं एक शिक्षक हूँ, मैं शासन मुझे इसका वेतन देता है, आप नहीं देती हो। आप मुझे 10 रुपये तो क्या 1000 रुपये भी प्रतिदिन का ला के दोगी तो भी मैं आप सारे बच्चों को एक समान पढ़ाऊंगी। आपका बच्चा मेरे लिए कोई अनमोल नहीं है। मेरे लिए मेरे कक्षा के जितने बच्चे सारे एक ही रूप में है, एक ही समान है। उन्हें मैंने काफ़ी कुछ बातों तो मतलब समझाया। फिर उनके पति आए उसके बाद में, तो वो मुझे कहने लगे मैडम आप इधर आइए। मैंने बोला मैं अपना अभी शिक्षण कार्य कर रही हूँ, जब लंच टाइम होगा तब आप आइए, तभी मैं आपसे बात कर पाऊँगी। तो उन्होंने मेरे एचएम को भी बताया। एचएम ने कहा मैडम ये सब क्या है? मैं बोली सर ये सब क्या है? मैं बोली आप लोग दब के रह सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मैं सुनने वालों में से नहीं हूँ, सुनाने वालों में से हूँ। आप लोगों की वजह से ही आज वो अपने स्कूलों पे हावी हो रहे हैं। आज उनके बच्चे में भी ऐसी एक घमंड की भावना भर चुकी है। उस बच्चे की देखा सीखी और भी बच्चे ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो वो सब फिर एक मीटिंग बुलाई गई पेरेंट्स लोगों की और उन्हें समझाया गया कि इस तरह के मतलब स्कूलों में आके दहेज जमाना, अपने बच्चों को अलग से शिक्षा प्रदान करना, ये सब ठीक नहीं है। अगर आप अपने आप में इतने सक्षम हो तो आप खुद एक टीचर अपॉइंटमेंट कर लीजिए ना घर में और अपने बच्चों को पढ़वाने लगाइए, क्योंकि जो स्कूल में टीचर अपॉइंटमेंट हुआ है वो तो सारे बच्चों के लिए समान रूप से ही पढ़ाएगा। तो इस तरीके से उनको समझाया गया। उन्होंने इस बातों को सोचा कि नहीं वाकई में ये सब गलत था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसके पश्चात फिर मेरी मतलब वहाँ से पोस्टिंग मतलब हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया। मतलब फिर से हमारी पोस्टिंग होना तय हुआ। उसके लिए हमारे एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के बाद रिटर्न एग्ज़ाम हुआ, ओरल एग्ज़ाम हुआ। लेकिन मेरे गांव के लोगों ने वहाँ अप्लीकेशन लगाया कि हमारे गांव की बेटी है, इसी गांव में इनकी पदस्थापना की जाए। हमारी शाला में वैसे भी शिक्षकों की कमी है। तो जिस स्कूल में मैंने अपना शिक्षण कार्य किया उसी स्कूल में मेरी पदस्थापना हुई और आज लगभग 22 वर्षों से मैं वहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हूँ। शिक्षा प्रदान करते करते उस स्कूल में मैं देखा जाए जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, तो अपॉइंटमेंट होने के बाद में उस स्कूल का चार्ज वहाँ पे एक जामकर सर थे, उनके पास था। उसके पश्चात सन 2000 में, सन 98 में मेरी पोस्टिंग वहाँ पे हुई। 96 में चारगांव में पोस्टिंग हुई थी। 2 वर्ष वहाँ मैंने जॉब की। 98 में जब जाम में पोस्टिंग हुई, उसके बाद 2 वर्ष मैंने वहाँ जॉब करने के पश्चात मेरी शादी छिंदवाड़ा में ही श्रीमान हेमंत धोटे के साथ में मेरा विवाह होना तय हुआ। सन 16 अप्रैल सन 2000 को मेरी मैरिज हुई और जॉब के साथ साथ में ही मैंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। उसके पश्चात मेरा डिप्लोमा इन एजुकेशन भी अनकम्प्लीट था, क्योंकि मेरी जॉब 18 वर्ष के पश्चात ही लग गई थी और गांव की मैं पहली लड़की थी जिसकी 18 साल में जॉब लगी थी। तो ग्रेजुएशन करने के पश्चात फिर मैंने डीएड करने के लिए अप्लाई किया। तो उस समय बेटी मेरी 3 साल की थी और बेटा मेरा 1 साल का था। शादी होने के पश्चात जब बेटी 3 साल की हुई तो उसे जब मुझे एजुकेशन के लिए स्कूल में डालना था। अब मुझे लगा कि मैं डेली अप डाउन अगर छिंदवाड़ा से जाम करूँगी तो बच्चों की परवरिश कैसे होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाइट में एप्लीकेशन लगाई कि मुझे डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री लेना है। तो उस समय शासन की तरफ से ही नीति आई हुई थी कि जो टीचर अनट्रेंड है उनको शासन की तरफ से डीएड करवाया जाएगा। मैंने एप्लीकेशन लगाई, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और 2 साल के लिए फिर मैं यहाँ डाइट में आ गई।
यहाँ पे फिर मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री हासिल की। लेकिन उस डिग्री हासिल करते समय भी मेरे साथ में बहुत ही मतलब समस्याएं हुई, ख़ास तौर से फर्स्ट ईयर के समय में। मेरा बेटा 1 साल का था, उसे जॉन्डिस हो गया और एग्ज़ाम के समय की बात है, इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, डॉक्टर जेएम श्रीवास्तव को दिखाया। जेएम श्रीवास्तव ने ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उनके ट्रीटमेंट से भी बच्चे के स्वास्थ्य पर कुछ भी असर नहीं हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी तबीयत ख़राब होते गई। जब हमने फिर से दोबारा उनके पास ले गए तो उन्होंने कहा कि आप इन्हें तुरंत नागपुर लेके जाइए। जबकि मैंने डॉक्टर जेएम श्रीवास्तव को पहले ही दिखाने जब ले गया तभी पूछा था कि डॉक्टर साहब इसकी तबीयत हमें कुछ ज़्यादा लग रही है, हम इसे नागपुर चेक करवाने के लिए ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर जब उस दिन उन्होंने कहा तो माथा तो मेरा बहुत ठनका था, लेकिन अब क्या करते, परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि हमें तुरंत नागपुर जाना पड़ा। नागपुर में मेरा बेटा 8 दिन एडमिट रहा। 8 दिन एडमिट रहने के बाद में एग्ज़ाम के मात्र 2 दिन पहले मैं यहाँ छिंदवाड़ा पहुँची और जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम फेस किया। मुझे लग रहा था शायद मैं इस वर्ष एग्ज़ाम निकाल ही ना पाऊँ, लेकिन वो कहते हैं ना, मतलब पता नहीं ईश्वर का शायद मुझे कुछ आशीर्वाद ही है। उस क्लास में मैं फर्स्ट ईयर में क्लास में सेकंड रैंक लगी मेरी। मेरी एक फ्रेंड थी, मात्र मुझसे 2 पॉइंट से आगे थी और मैं उनसे 2 पॉइंट से पीछे थी। मेरा 84 पॉइंट कुछ परसेंटेज बने थे और उनके 85 थे। तो इस तरह से डीएड में भी मुझे डीएड करने के समय भी मुझे काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, साहस और धैर्य रखा और अपने कार्यों में सफलता हासिल करते गई। उसके पश्चात मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। ये सब मेरा ग्रेजुएशन, डीएड, ये सब मेरा शादी के बाद ही हुआ और शादी में मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। मेरी सास जो है वो तो मेरी माँ जैसे है, मेरी माँ से भी ज़्यादा है। आज 20 साल का समय हो चुका है, मतलब उनके बीच में और मेरे बीच में आज तक किसी प्रकार की कोई कहासुनी नहीं। इतना प्रेम दिया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा। आज तक उन्होंने हमें कभी बहू माना ही नहीं, बेटियों जैसा ही प्यार दिया। 2 नंदे हैं, वो भी छोटी बहनों जैसे हैं। एक देवर था, लेकिन अब उनकी दुखद घटना में, एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। वो भी हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यवश घटना है। उसके पश्चात अभी जहाँ तक मेरे स्कूल का लिया जाए तो जिस इस स्कूल में पदस्थ हूँ, जब डीएड से मैं जब वापस गई पुनः अपने शाला में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ 2 साल के लिए मैं यहाँ रिलीव कर दी गई थी। 2 साल के पश्चात जब मैं वहाँ गई तो वहाँ के जो एचएम थे वो रिटायर हो चुके थे और उनके जाने के बाद जब मैं यहाँ से गई तो मैं वहाँ सीनियरिटी में मेरा नाम आ गया था, तो मुझे चार्ज दिया गया। उस स्कूल में ना तो पानी की, बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था थी, ना शौचालय की व्यवस्था थी, ना बिजली की व्यवस्था थी और ना ही मतलब टीचरों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था थी, ना बच्चों के लिए दरी पर बैठने की व्यवस्था थी। मैं शासन से जो भी फंड आता था, जो कुछ साल भर में जो खर्च होता था, उसमें से बचा बचा के बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था करवाई, शौचालय बनवाया, शौचालय में नल फिटिंग करवा के पाइपलाइन बिछा के वहाँ पे पानी की व्यवस्था करवाई, बिजली की व्यवस्था करवाई। और मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैंने आज तक पढ़ाया है, वो बच्चे मतलब आज भी मुझसे उन लोगों से इतना ही स्नेह और इतना प्रेम प्राप्त होता है। मैं बताना चाहूँगी कि जब भी मेरा बर्थडे रहता है, मेरे बच्चे या मेरे फैमिली के मेंबर तो मुझे बाद में विश करेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे मतलब प्राइमरी के ही हैं, मैं प्राइमरी में ही पदस्थ हूँ। सुबह 5 बजे से उनके फ़ोन आना चालू हो जाता है, मैडम हैप्पी बर्थडे। एक समय की बात है, जब मेरा बर्थडे आया, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था कि मेरे साला के बच्चे मेरे लिए कुछ करना चाह रहे हैं। मैं जब दूसरे दिन पहुंची, 29 सितंबर की बात है, उसी दिन मेरा बर्थडे रहता है, तो गई तो स्कूल का कक्ष इतना अच्छे से सजा के रखे थे छोटे छोटे बच्चों ने। मुझे इतनी खुशी हुई और आज मैं जो भी उनको शिक्षा देती हूँ, बच्चे बाकायदा उसे ग्रहण करते हैं। जो भी उन्हें समझाइश देती हूँ, बाकायदा उस पर वो अमल करते हैं। और अभी तक तो मैं किसी ऐसे संघ से या किसी संस्था से जुड़ी हुई नहीं थी कि जिसमें महिलाओं के प्रति महिलाओं में कोई जागरूकता लाई जाए या कुछ। अभी जब मैं यूनिकॉर्न क्लब में इसमें जुड़ी तो मुझे खुशी हुई और मैं अब यही चाहती हूँ कि मेरे ग्राम में मतलब जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, गांव तो मेरा काफ़ी शिक्षित है। हर घर से 1 या 2 बेटे बाहर जॉब कर रहे हैं, लड़कियां भी काफ़ी शिक्षित हैं। पर मेरे गांव के अलावा मैं अन्य गांवों में भी
यह चाहूँगी कि मतलब जैसे लड़कियाँ, अब जैसे हमारे गांव से छिंदवाड़ा करीबन 25-30 किलोमीटर दूर पड़ जाता है, किसी भी चीज़ के लिए उन्हें छिंदवाड़ा आना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगी कि मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि जैसे गाँवों में सिलाई सेंटर खोले जाए, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए मतलब वो संस्थाएँ खोली जाए, कुकिंग बेकिंग के कार्य के लिए कुछ संस्थाएँ खोली जाए, ताकि लड़कियाँ वहाँ पर उत्तम से उत्तम अपने सारे कार्य सीख सकें। तो मैं ये यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ने का मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मैं अपने गांव की महिलाओं को और जो युवा लड़कियां हैं उनको जागरूक करूं, उन्हें मतलब इस लिए जागरूक करूं कि वो अपनी शिक्षा सिर्फ 12th तक ही ना रोके, उसे आगे तक भी उसे सुचारू रूप से निर्विघ्न रूप से संचालित करते रहें। और अपने जैसे मैं इस गांव से पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हुई, वैसे ही मुझे अपने गांव की लड़कियों से आशा है कि सारी लड़कियां अपने पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने मम्मी पापा द्वारा दिया गया जो भी प्यार और स्नेह है उसे उन्हें सूद समेत लौटाएं। और उसी तरह से देखा जाए तो मैं अपने बस गांव की लड़कियों के लिए नहीं, अपने आसपास के भी जो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां उनके लिए भी यही चाहूँगी। और इसी से मैंने अभी बीच में एक घटना बताई थी, उस घटना का मैं उल्लेख करना थोड़ा सा भूल गई थी। जो चारगांव में जो मतलब नगर अध्यक्ष थे, मतलब जो भी उस गांव के ग्राम पटेल थे, जो धौस जमाते थे हमेशा आके, उनकी वाइफ और वो मतलब पेरेंट्स मीटिंग बुलाने के बाद से वो सब तो बंद हो गया। उसके 1 साल पश्चात मेरा अपॉइंटमेंट जैसे जाम में हुआ, तो मैं तो वहाँ से आ चुकी थी यहाँ पे, लेकिन कुछ सालों बाद में लगभग देखा जाए तो 15 सालों बाद में जब मैं एक दिन बस स्टैंड पे खड़ी थी, तो उन्हीं का बेटा जिसका नाम अनिल था, वो आके मेरे पैरों पे गिरा, मेरे पैर छुआ और मुझे कहने लगा, मैडम आपने मुझे पहचाना क्या? मैंने कहा बेटा नहीं, मैं आपको नहीं जानती। अरे मैडम आप मुझे कैसे भूल गए, मैं अनिल हूँ और आपने मुझे पढ़ाया है। तो मैं बोली कौन अनिल? उसने पूरा मुझे उस घटना के बारे में बताया। मेरा मन इतना हर्ष से भर गया कि बताओ, उस बच्चे के मतलब मम्मी पापा का ऐसा व्यवहार होने के बाद मेरे द्वारा समझा, इससे उसके ऊपर, उसके माँ बाप के ऊपर और उसके बच्चे के मस्तिष्क पटल पर इतना गहरा असर हुआ कि आज वो बच्चा जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू, उस समय की स्थिति बता रहे, उस समय वो बच्चा जम्मू कश्मीर में आर्मी में पदस्थ था। ये घटना मेरे जीवन के लिए काफ़ी ही मतलब खुशी देने वाली थी कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी जॉब कर रहे थे। वहाँ पे और भी 2 लड़कियाँ थी जो आज भी टीचरशिप में है। मतलब उस समय वहाँ के मतलब काफ़ी बच्चे आज भी जॉब में हैं। और जाम में जो बच्चे पढ़ाएं, अभी तो खैर उनका एजुकेशन चल रहा है, ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी 20 ही साल हुए हैं वहाँ की यहाँ पे शिक्षण कार्य करते हुए। और मैं एक बात ये भी बताना चाहूँगी, मेरी इन बातों को ये ना समझा जाए कि मैं शायद खुद ही अपने मुंह से तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो संकुल है, मेरा जो JSK है, वहाँ पे मुझे मेरे साथ में जितने भी टीचर पदस्थ हैं वो सभी लोग हमेशा मेरी तारीफ़ करते हैं। अब क्यों करते मुझे ये नहीं मालूम, मुझ में क्या गुण है, वो अपने गुण हमें तो नहीं दिखते, लेकिन सामने वाला अपने गुणों को बराबर देखते ही रहता है। तो मुझे हमेशा कहते कि मैडम आपका काम सबसे अव्वल दर्जे का है, आप हर चीज़ में आगे रहती हो। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं इसी तरह अपने हर क्षेत्र में आगे रहूँ, अपने गांव से लेके अपने जिले से लेके राज्य से लेके अपने देश में शिक्षा की लहर को इसी तरह मतलब शिक्षा का पताका फहराते रहूँ और अपने देश के जो नन्हे बच्चे हैं उनको उत्तम से उत्तम शिक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास कर देश के निर्माण में सहायक बनाऊं। और शिक्षक क्या होता है? शिक्षक की परिभाषा आप सभी जानते हैं। शिक्षक वह ज्योति है, शिक्षक वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों का जीवन को रोशन करता है। शिक्षक के रूप में देखा जाए तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो भी एक शिक्षक ही थे। उनके जीवन की भी एक घटना का मैं व्याख्यान यहाँ करना चाहूँगी कि 5 सितंबर को टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। 5 सितंबर को हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। एक दिन उनके छात्रों ने, जिस तरह मेरे शाला के बच्चे मेरा बर्थडे मनाते हैं, उसी तरह उनके भी शाला के बच्चों ने उन बर्थडे मनाने के लिए कहा। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बच्चों से कहा कि बेटा तुम इसे मेरा जन्मदिन के रूप में ना मनाओ, इसे तुम पूरे शिक्षकों के जन्मदिवस के रूप में बनाओ। जो शिक्षक अपना पूरा परिश्रम, पूरा योगदान शिक्षा के लिए झोंक देता है, तो सभी शिक्षकों को याद करते हुए तुम मेरा शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। बस इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी।